यूपीपीसीएस मेंस का जो 2023 में जुड़ा हुआ पेपर है, यानी यूपीएसएल का GS5, जो कि आपके एग्ज़ाम में उतनी महत्ता वो भी रखता है जितनी महत्ता बाकी के GS के चारों पेपर रखते हैं। तो GS5 और GS6 ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्थान पर 2023 से जोड़े गए। अगर ये कहा जाए कि यूपी का जो GS5 और 6 है, दोनों का कोई भी मार्केट में अगर ये कहा जाए कोई मटेरियल अवेलेबल है तो नहीं है, यानी ये कहा जाए बहुत ढंग का मटेरियल अब तक नहीं आया है। कुछ किताबें मार्केट में रही हैं पहले से, कुछ किताबें भी हाल ही में प्रकाशित हुई, लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि किसी बुक ने सिलेबस को ठीक से GS5 और GS6 को कवर किया हो तो ऐसा किया नहीं है। अभी उन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो एक प्रॉब्लम लोगों को हो गई क्या, 2023 जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो जब मटेरियल नहीं अवेलेबल है और लोगों ने GS1, GS2, GS3 ठीक से तैयार नहीं कर रखा था, जबकि अगर देखा जाए तो UP5 और UP6 जो मेंस का दोनों पेपर जुड़ा है 23 में, दोनों कहाँ से आए हैं? GS1, GS2, GS3 से आए हैं, 4 से नहीं आए हैं। तीनों पेपर के सिलेबस जो तैयार करके रखा था उसको 2023 के मेंस में GS5, GS6 में अच्छे नंबर मिले हैं। किसी को GS5 में 101 नंबर मिल गया, किसी को 111 मिल गया, किसी को कोई 70 से ज़्यादा क्रॉस ही नहीं किया। अब दूसरी बात यह है कि जो GS6 था उसमें ये दशा होगी लोगों की, लोग 40 नंबर, 42 नंबर, 34 नंबर पाए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं GS1, 2, 3 वीक थे, यानी कंटेंट अवेलेबल ना होने के कारण बहुत सारी कोचिंगों ने बना करके नोट्स अवेलेबल किया, लेकिन वो सही साबित नहीं हो पाया। अगर ये कहा जाए कि मटेरियल किसी काम के लोगों के नहीं रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि मैं GS1, GS2, GS3 मैं PCS मेंस का लगभग सही पेपर क्लास ले रहा हूँ। तो उसमें मैंने बस इतना किया हुआ है क्या कि अगर मैं GS1 क्लास कर रहा हूँ तो GS1 के साथ मैं GS5 को कलेक्ट कर लिया, यानी कनेक्ट किया किस को लेकर के, जो उसका इतिहास है, उसका जो भूगोल होगा, ये सारी चीज़ GS2 के साथ इसका कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो क्या होगा GS5 में जो राजनीतिक व्यवस्था वो भी आपको मिल जाएगा। अगर ये कहा जाए कि GS3 को आप देख लेंगे तो GS6 कनेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक इशू ये है कि इसके साथ ही साथ आपके पास अच्छे शब्द भी होने चाहिए। खेल के साथ का आप कंटेंट अवेलेबल हो ही जाता है, अगर आपने ठीक से बहुत अच्छे से एनालिटिकल स्टडी ना किया हो तो यूँ समझिए कि आप अच्छे शब्दों का चयन नहीं कर पाएंगे और आप डैमेज कर जाएंगे। और ये वही निर्णायक हो गए हैं जिनको नंबर इसमें अधिक मिला हो, SDM हो गए हैं। दूसरे इस समय जो टॉपर हैं PCS 2023 के, उनकी मार्कशीट आप देखिएगा, उनको यूपी में अच्छे नंबर्स मिले हैं। बाकी लोगों के, कई लोग हमने भी मार्कशीट देखा जहाँ पे नंबर बहुत कम है, ऐसा नहीं 70, 72, 75 ऐसे ही लोगों को नंबर मिले हुए हैं। हम बात करते हैं आपका क्या कि जो आपका GS5 का टॉपिक 1 है यूपी का इतिहास, यूपी का उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, यानी यहाँ 4 बातें हैं। यूपी का इतिहास की अगर बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको यूपी के इतिहास में आधुनिक तक की यात्रा करनी पड़ सकती है, संपूर्ण इतिहास की बात है। यहाँ कहा जा रहा है क्या, सभ्यता की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ बनाया, क्रिएट किया क्या, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, इसकी विवेचना कीजिए। अच्छा, इसकी चर्चा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है और उसका जो पूर्वी विस्तार है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वतम बिंदु है वो कहाँ अवस्थित है, आलमगीरपुर में है, और कहाँ, यूपी में है। इसीलिए और भी सवाल की महत्ता बढ़ जाती है। जबकि जो उसका उत्तरीय स्थल है मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद जो कि आपके अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और सुल्तानगंज दास्क नदी बलूचिस्तान में, तो उसकी बहुत भारत से बाहर है। यानी हड़प्पा सभ्यता के 3 बिंदु भारत में हैं। उत्तरतम बिंदु कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में वर्तमान में हो जा रहा हो, नहीं जम्मू में होना चाहिए, जिला अखनूर है यानी जम्मू में होगा वो। और दक्षिणतम बिंदु महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवा नदी के तट पर है ना। परवा किसकी सहायक, गोदावरी की सहायक है, उसी तट पर अवस्थित है। अब बात उठती है कि जो पूर्वी बिंदु है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जिला है मेरठ, मेरठ के आलमगीर जिले में, मतलब मेरठ के आलमगीर स्थल पर अवस्थित है। अब एक बात, आलमगीरपुर कहाँ है मेरठ में, तो वह हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन किसकी सहायक है, यमुना नदी की सहायक नदी है, तो इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। और हमने इसको डायग्राम के थ्रू बताने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ आपको। कुछ करना नहीं है,
जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर पहले करने के लिए एक डायग्राम बनाइए, क्या, उत्तर प्रदेश में हड़प्पीय स्थल। अब बात उठती है कि उसकी भूमिका और हड़प्पा स्थल कौन कौन से यूपी में है, और तीसरी बात निष्कर्ष की। यही 3 बातें इसमें आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन जानदार होना चाहिए। जब हड़प्पा स्थल को आप लिख रहे हो तो एक्सप्लेन करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, कुछ शब्द दे रहा हूँ, जोड़ने का काम आपका। यदि आपने ठीक से इतिहास को पढ़ रखा होगा तो मेरी बातें समझेंगे भी, और इसमें क्या जोड़ना है आप जोड़ भी सकते हैं। शायद एक बार में ना भी जोड़ पाएँ, 2-3 बार आंसर राइटिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और लास्ट में आप निष्कर्ष सेटअप कर दीजिए। तो इसकी हाँ, एक काम करिए जरूर कि इस मैप को जब आप हड़प्पा स्थल को दिखाइए तो आप इस मैप को बना दीजिए। अगर आपने इस मैप को बना दिया तो आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर ये 10 नंबर के हाँ ये 8 नंबर में मान लीजिए आ रहा हो तो आपको कम से कम अच्छे खासे 125 शब्दों का 125 वर्ड में आएगा। तो मैप यदि आप बना दे रहे हैं तो आपको कम से कम लिखना पड़ेगा, आप बच भी जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी भूमिका हम देखते हैं। भूमिका में क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। पश्चिमोत्तर भारत की बात अगर ये कहा जाए कहाँ, उत्तर पश्चिम की बात हो रही। इसका विस्तार कहाँ, उत्तर पश्चिम में है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्थल कहाँ, पाकिस्तान में अवस्थित हैं। परंतु इस सभ्यता के कुछ ऐसे स्थल जो यूपी में अवस्थित हैं और जो यूपी से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको सीधे बताना पड़ेगा और कम से कम शब्द में बोलना है। यानी कि आपको भूमिका से अगर सही सेटअप किया जाए तो एक लाइन से शुरुआत, क्या, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है जिसका विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में देखा गया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। परंतु अगर ये देखा जाए कि पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भी इसका विस्तार कहाँ, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश मध्य में अवस्थित है। यानी कि ये कहा जाए पूर्वी हिस्से में आएंगे, कहा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यूपी मिलेगा, और उस बीच वाले हिस्से में ही हड़प्पा को स्थल मिले हुए हैं। अब आप इसमें अगर चाहें तो इसे बढ़ा चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसको लिखने की बढ़ा के लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इतने से ही आप काम चलेगा आपका। फिर आप इस मैप को बनाइएगा, और डायग्राम से कैसे बना तो मैप चाहे नीचे सेटअप कर दीजिएगा। एक एक हड़प्पीय स्थल की चर्चा करना शुरू करिए। पहला स्थल कौन, आलमगीरपुर। मैंने कहा आलमगीरपुर कौन है, हड़प्पा सभ्यता का ईस्टर्न पॉइंट है। यानी क्या है, हड़प्पा का पूर्वी बिंदु कौन है, आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ जिले में कौन सी किसके तट पर अवस्थित है, ये बताइए आप लोग, किसके तट पर है ये, हिंडन के तट पर। हिंडन कौन, यमुना की सहायक नदी। आलमगीरपुर मेरठ यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जिसकी खोज की अगर बात किया जाए, आप शब्द को बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं जिसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, और यह यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर अवस्थित है। अब एक इसको और विस्तार करना चाहें आप, किसका, आलमगीरपुर का। यदि आप और लिखना चाह रहे हैं और डायग्राम बनाने के बाद इसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो बहुत ईजी है। जब आपने बता दिया कि आलमगीरपुर मेरठ जिले में अवस्थित है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है जिसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, और यह यमुना की सहायक हिंडन के तट पर अवस्थित है। और यहाँ अब उसके बाद बताइए क्या मिला यहाँ से। अगर आप विस्तार करना चाहें तो बता सकते हैं कि यहाँ से एक टीले की खुदाई हुई जहाँ से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे कि मनका मिला, रोटी बेलने वाला चौकी मिला, जैसे रोटी बेलने की चौका जैसे बोलते हैं, चौकी मिला, और कटोरी मिले, कटोरी जो होते हैं मिट्टी के बने हुए, वो टूटे फूटे स्तंभ मिले, और यहीं पर मोर भी मिला, और त्रिभुज, गिलहरी ऐसे चित्र बने हुए कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए। कहाँ से, आलमगीरपुर से। आप उसी में क्या जोड़ सकते हैं, यहीं से प्राप्त लिपियों के आधार पर ही यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों को लेखन की भी जानकारी थी। ये सवाल प्रीम भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा हड़प्पीय स्थल है जहाँ से सैंधव सभ्यता के लोगों को के लेखन की जानकारी प्राप्त होती है, तो आलमगीरपुर है। यानी प्री के भी क्वेश्चन सेटअप होते हैं और आपके मेंस के भी होते हैं। आप इन बात को जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी लेखन की प्रणाली या लेखन की कला से परिचित थे, तो आलमगीरपुर से जानकारी मिलती है, आप दिखा सकते हैं। ईंट के बने हुए बड़े बड़े मकान मिले हैं
उनमें अगर ईंटों की बात किया जाए तो ईंट की लंबाई 30 सेंटीमीटर और छोटी ईंट की लंबाई 15 सेंटीमीटर थी। तो आप यहाँ आलमगीरपुर में इनको जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आप उस सिस्टमेटिक करके लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा स्थल कौन सा है? दूसरा हुलास है। हुलास पे चर्चा करते हैं। हुलास सहारनपुर में है। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का मनका मिला है ना, और चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौने मिले हैं। कहाँ से? हुलास से। चूड़ियाँ, खिलौने, मनका, 3 चीजें, और गारे से बना हुआ ठोस ईंट मिला है, और उन ठोस ईंटों से मकान बनाए जाने का साक्ष्य। गारे से बना ठोस ईंट से बना हुआ मकान का साक्ष्य हुलास सहारनपुर से मिलता है। दूसरा स्थल सहारनपुर का ही है, जिसका नाम क्या? बड़गांव है। बड़गांव भी कहाँ है? सहारनपुर में है। तो बड़गांव से भी क्या मिला हुआ है? बड़गांव से मृदभांड, मनका, बर्तन, ये सब प्राप्त हुए हैं। आप चाहेंगे तो कम से कम निकल जाएंगे। मांडी, जो कि यूपीपीसीएस के प्री में, जहां तक मुझे पता है 2022 के प्री में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अवस्थित हड़प्पीय स्थल कौन सा है? मांडी। लोगों ने कहा ये मांडी नहीं, मांडा होना चाहिए। मांडा कमीशन ने गलत कर दिया है, यहाँ जो है मांडा होना चाहिए। तो लोग उसमें आश्रम में कश्मीर तक लगा भी दिए अच्छे से, जबकि मांडी की बात कर रहा था। मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो मांडी मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। यहाँ से खेत के जुताई के दौरान क्या हुआ कि एक किसान था मांडी में, वो अपने खेत जुताई कर रहा था, और जुताई करते समय उसके हलों से टकरा करके क्या मिला? जानते हैं, सोने के सिक्के और मिट्टी के बने बर्तन मिल गए। यानी एक ही समय में कई सभ्यताओं का वर्णन हो गया वहाँ। अगर सोने के सिक्के मिल गए तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं हड़प्पा में लोहा नहीं है, सोना है। क्या सोना है ना, या नहीं है? आप भूल चुके हैं। चलिए, तो सोने के सिक्के मिले उसको, और मिट्टी के बने कुछ बर्तन मिले। ईंट भी उसके हल में फंस गए, और जब किसान के हल में फंस गए तो किसान ने इसकी जानकारी किसे दे दिया? भारतीय पुरातत्व विभाग को दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग खुदाई करवा दिया। अभी हाल ही में इन पर खुदाई की गई थी। फिर इसके बाद स्थल कौन? मानपुरा है। मानपुरा जो कि कहाँ है? बुलंदशहर में है। यहाँ से भी मनका मिला, खिलौना मिला, और चूड़ियाँ मिली हैं। इनको आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सनौली एक स्थान है, ये भी प्री में पूछा गया है। सनौली बागपत में अवस्थित है। जानते हैं यहाँ से क्या मिला? यहाँ से कब्रगाह मिला। कब्रगाह मिला, साथ ही हथियार मिले, और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सनौली से। पक्षियों के साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसे कुछ कब्रें मिली हैं, और रथ भी मिले हैं। 3 रथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सबसे खास बात है कि जो पक्षियों जहाँ दफनाया गया वहीं से 3 रथ भी प्राप्त हुए हैं। तो आप सवाल पूछा सकता है कि पक्षियों को दफनाए जाने का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे सनौली। यानी ये प्री का भी क्वेश्चन सेटअप कर रहा है। कभी कभी आप पूरा हड़प्पा पढ़ लेते हैं, लेकिन सवाल जब आता है तो हड़प्पा के उन स्थलों को पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। आपने संपूर्ण भारत के हड़प्पीय स्थल को पढ़ा था, लेकिन उसने हिट कर दिया किसे? यूपी को। यूपी को हिट किया, यूपी के इतिहास से पूछ रहा है। यानी यूपी का प्री में जब पूछेगा तो इतिहास पूछेगा। तो इसलिए आप बी अलर्ट, इतना सावधान रहिए, होशो-हवास में रहिए, नहीं तो ले डूबेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक, इतनी बातें अगर आप लिख ले रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। चांदपुर एक स्थल होगा जो बचा हुआ है। चांदपुर बिजनौर में है। कहाँ है? बिजनौर में। बिजनौर में यहाँ से क्या मिला? यहाँ से तांबे का बना हुआ बर्तन मिला है। एक ही बातें हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है जहाँ से ताम्र की वस्तुएं प्राप्त हुई या बर्तन प्राप्त हुए? तो बताओगे चांदपुर बिजनौर। आपको न प्री को अगर देखा जाए, प्री को ध्यान में रखा जाए तो आलमगीरपुर किस जिले में है ना? हुलास बड़गांव किस जिले में है? आपको याद होना चाहिए। मांडी किस जिले में है? मानपुरा किस जिले में है? सनौली किस जिले में? चांदपुर किस जिले में है? ये सब आपको जानना होगा। अब आपने इतनी बातें कर दी, आपने मैप को ही बता दिया, और मैप में बाकायदा आपने दर्शा दिया कि सनौली कहाँ है ना, और हुलास कहाँ है, मांडी कहाँ है, चांदपुर कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, मानपुरा कहाँ है। इस मैप को आप देखिए। इस मैप में ये सारे स्थल कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ही है, पूर्वी हिस्से में नहीं है ना। इसका विस्तार कहाँ मिला? हड़प्पा का उत्तर प्रदेश के पूर्व कहाँ? पश्चिमी हिस्से में मिला है। यानी ये कहा जाए हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिमोत्तर में। तो ये भी कहिए कि हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल यूपी में कहाँ है?
तो यूपी के पश्चिमोत्तर हिस्से में ही हैं, यानी उत्तर पश्चिम में ही फैले हुए हैं। अब बात उठती कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। हम जितना भी आपको बता दिया, आप चाहें तो इसको और बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाना चाहते हैं कोई बात नहीं, आज से या निष्कर्ष के साथ आइए। अंततः कहा जा सकता है क्या, कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा गया है, जिसकी विवेचना हम पहले ही कर चुके हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई ऐसा निष्कर्ष यहाँ बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये कहा जाए तो हमने सभ्यता से, यूपी की सभ्यता से मैंने आपको एक क्वेश्चन आज करवा दिया है। आप पूरा प्रयास करिएगा, इसी जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप एक प्लेन पेपर पे डायग्राम बना करके इसको अच्छे से लिख करके एक फाइल में रखते। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके मेंस में GS5 में मेरे द्वारा जितने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे उसमें से आपको एग्जाम मिलेगा। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मत खरीदिए, बुक उसकी जरूरत आपको नहीं है। आप सारा का सारा नोट डाउन करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करिए, और जो टेलीग्राम चैनल उस पर जा करके आप कंटेंट को भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, और भी जानकारी जो आप लेना देना चाहते हैं वहाँ से ले दे सकते हैं। यदि आपको सारी बातें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पर UP5 पर आपके लिए यूजफुल है, तो लोगों तक जरूर शेयर करिए, लोगों को जोड़िए इसके साथ। अपना भी जो भी सुझाव हो बेशक आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है, या टेलीग्राम चैनल पर जाके आप कोई भी मैसेज, कोई भी या कॉल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे, ये कहा जाए कि सबसे टफ मामला है UP5 और 6 का। आप टॉपर्स की कॉपी को देख लीजिएगा, यूपी 2023 में बहुत कम नंबर सबके मिले हुए हैं, यहाँ तक जो टॉपर है उसे भी नंबर अधिक नहीं मिले हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए।